यूपी टेट साइंस की सीरीज़ में हम प्रैक्टिस सेट दूसरा करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो सोनार में किसका यूज़ करते हैं हम? पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगे, सोनार क्या होता है, जैसे समुद्र रहता है, समुद्र में गहराई वगैरह नापने के लिए हम पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनको भेजते हैं और गहराई का पता लगा पाते हैं। कुछ की पॉइंट हैं वो देखते हैं। अपश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? ये मानव श्रवण सीमा से नीचे की आवृत्तियों वाली तरंगें होती हैं। यानी मानव श्रवण सीमा वाली कौन सी होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो तरंगें होती हैं उनको मानव सुन सकता है। ठीक है। 20 से कम वाली हैं उनको अपश्रव्य तरंगें कहते हैं और 20 से ज़्यादा वाली हैं उनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली होती हैं। इनका उपयोग प्रायः संचार और विभिन्न ऑडियो तरंगों में किया जाता है। जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं संचार और ऑडियो तकनीकों में यूज़ करते हैं। रेडियो तरंगें कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। इनका उपयोग प्रसारण, उपग्रह संचार, अन्य वायरलेस तकनीकों में इनका यूज़ करते हैं। जो रेडियो तरंगे हैं जैसे जो एफएम वगैरह जो जैसे कैच करता है, जो रेडियो हैं उसमें हम यही रेडियो तरंगों का यूज़ करते हैं जिससे जो हमको आसानी से जो सुनाई दे पाती हैं चीज़ें, दूरदर्शन वगैरह है और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसी तरंगों के माध्यम से ही अच्छे से काम कर पाती हैं। कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि कभी रेडियो में बताते हैं कि हम 332 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से मतलब नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, तो वो वही होता है, ये फ्रीक्वेंसी वाला ही। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगें के रूप में गति करती हैं। तो वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो किसके रूप में गति करती हैं? तो वो केवल जो ध्वनि हैं यानी सीधी रेखा में चलेंगी। सीधी रेखा में कौन सी तरंगें चलती हैं? हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं। इसी का उल्टा होता है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें कैसे चलती हैं? लंबवत चलती हैं, लंबवत। जबकि जो अनुदैर्ध्य होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके लिए भी। ध्वनि तरंग किसी प्रत्यास्थ माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग जो श्रव्य अनुभूति उत्पन्न करती है उसको हम ध्वनि तरंग कहते हैं। चूंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य यानी सीधी रेखा में चलने वाली, इसलिए वायु के कण ध्वनि के संचरण की दिशा में गति करते हैं। अब जैसे ध्वनि है किस तरीके से वर्क कैसे करती है, जैसे जैसे हम बोलते हैं, हमारे जो मुख के पास में जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी गेन करता है, मतलब वो उसको एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, उसने अपने पास वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, उसने अपने पास वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो इसी ट्रांसफ़र हो के जो एनर्जी है वो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके कान के पास जो पार्टिकल होता है वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह संपीड़न अथवा विरलन की तरंग है। संपीड़न और विरलन क्या होता है? संपीड़न यानी जो जैसा ये पार्टिकल है ये इसको एनर्जी देगा इस वाले को, और फिर से एनर्जी देने के लिए यहाँ जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं संपीड़न और विरलन। संपीड़न तथा विरलन तरंग के भाग होते हैं। संपीड़न क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण एक दूसरे के सबसे निकट होते हैं उसको संपीड़न कहते हैं। असल में इसमें होता क्या है कि इस तरीके से रहता है, जैसे जब बहुत पास पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं संपीड़न, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विरलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है? मतलब पिच समान है, पिच और तीव्रता दो ध्वनियाँ उनकी समान है, लेकिन किस तरीके से हम बता पाएंगे कि वो अलग अलग हैं? तो इसके लिए होता है टिम्ब्रे या फिर ध्वनि की गुणवत्ता। जैसे एक जगह पे शहनाई बज रही है
क्या बज रहा है भाई, शहनाई बज रही है, और दूसरी तरफ ढोलक बज रही है, ढोलक बज रही है। लेकिन इनकी जो तीव्रता है यानी पिच है जो, वो सेम है, पिच सेम है, लेकिन हम तब भी बता पा रहे हैं कि ये शहनाई है, ये ढोलक है। तो वो जो गुण होता है जिसकी वजह से हम ये बता पा रहे हैं वो होता है टिम्bre या फिर ध्वनि की गुणवत्ता। इसी में आवर्तकाल दिया होता है। आवर्तकाल क्या होता है कि ध्वनि कितने समय तक गमन कर पा रही है, उसको टी से हम डिनोट करते हैं। और आवृत्ति जिसको हम एफ से या फिर एन से डिनोट करते हैं। तरंग का वेग मतलब किस गति से जो ध्वनि है वो गति कर रही है या चल रही है, उसको तरंग का वेग कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इनमें एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। और वेग के बीच में जो रिलेशन रहता है v बराबर n लैम्डा का रहता है। n क्या है यहाँ पे, n फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य जो रहता है वो, जैसे यहाँ पर ये रेयरफैक्शन बन रहा है, यहाँ से इस तरीके से कोई तरंग गति कर रही है, तो इसके और इसके बीच की दूरी दो, इनको बोलते हैं श्रृंग या फिर गर्त। नीचे वाले जो लाइन होती है उसको गर्त बोलते हैं, ऊपर को श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लैम्डा। ये बेसिकली डिस्टेंस होती है दो श्रृंगों या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी। एक सामान्य मानव कान आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को क्या करता है, मानव सुन सकता है। जो मानव सुनता है उसकी जो नापने की यानी मेज़र कैसे करते हैं, तो डेसिबल में करते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है, छोटी डी बनती है पहले, बड़ी बी बनती है। डेसिबल में हम जो ध्वनियाँ हैं उसका मापन करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि तरंग का कौन सा गुण है जो ध्वनि की प्रबलता को बताता है कि ध्वनि कितनी प्रबल है। प्रबलता ध्वनि की बताई जाती है उसके एम्पलीट्यूड से। जैसे इस तरीके से ध्वनि गति कर रही है, इस तरीके से गति कर रही है, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई तक जा रही है, जहाँ जितनी ऊंचाई तक जाती है उसको हम बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम। ठीक है, आवृत्ति बता ही चुके हैं हम आपको। गति तरंग दैर्घ्य हो गया। तरंग दैर्घ्य वही लैम्डा जो यहाँ से दो श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा होती है, या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को भी लैम्डा ही कहते हैं, तरंग दैर्घ्य ही कहते हैं। अगला क्या है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है। हवा से कांच तक यात्रा करेगा। देखो, हवा से कांच में जा रहा है यानी रेयर फ्रैक्शन से डेंसर फ्रैक्शन में जा रहा है। बिरल से सघन की तरफ, बिरल से सघन जा रहा है। सघन मतलब घना घना, और बिरल मतलब दूर दूर। तो सामान्य रेखा की ओर झुक जाएगा। ये पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या होता है, जैसे इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर जैसे ये हमारा है अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, ये हमारा है नॉर्मल। ठीक है, ये यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आई, IR इंसिडेंट रे आई। अब ये हवा से आ रही है, मान लेते हैं हवा यानी वायु से आ रही है। वायु कैसा क्षेत्र होता है, विरल, और कहाँ जा रही है, कांच के अंदर जा रही है। यहाँ आया है, वायु से आई और कांच के अंदर जा रही है। ठीक है, अब कांच कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम में क्या होती है, जो जो इंसिडेंट रे होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इसको जाना चाहिए था भाई इस तरीके से, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अब ऐसे चली जाएगी, मतलब अपने पाथ से थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल की ओर चली जाएगी, झुक जाएगी, तो सामान्य रेखा की ओर। वहीं अगर उल्टा होता, कांच से कोई रेज आती और वायु में जाती, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ की पॉइंट भी दे रखे हैं अपने को, जैसे अपवर्तन, इसके और क्या क्या अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन एक
माध्यम से दूसरे में जाने वाली तरंग की दिशा, ये गलत लग गया शायद अपने, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। परावैंगनी प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परावैंगनी प्रकाश के संबंध में सही नहीं है। परावैंगनी प्रकाश कौन सा होता है? यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, यूवी प्रकाश भी बोलते हैं इसको, यूवी प्रकाश। ये रहेगा यूवी प्रकाश, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यूवी प्रकाश कैसा होता है? एक तो ये अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ या एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। यह एक चुंबकीय तरंग है, ये सही है। एक निर्वात के माध्यम से यात्रा कर सकता है, ठीक है। प्रकाश, इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में कम या छोटा होता है, ठीक बात है। ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसने बोला कि अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य ना होकर ये कैसी है? अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ बोले तो ये लंबवत चलती है। अनुदैर्ध्य कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य कौन सा होता है? जो सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में। और जबकि अनुप्रस्थ कौन सा होता है? अनुप्रस्थ होता है लंबवत, जो तरंगें लंबवत गति करती हैं उनको अनुप्रस्थ कहते हैं। यह एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ठीक है। परावैंगनी प्रकाश कुल सूर्य के का 10% योगदान देता है। परावैंगनी प्रकाश एक निर्वात के माध्यम से यात्रा करता है। रेडियो तरंगें, अवरक्त तरंगें, प्रकाश तरंगें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियो तरंगें, अवरक्त तरंगें, प्रकाश, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं, तो ये सारी अनुप्रस्थ होती हैं। जबकि ध्वनि तरंगें और अल्ट्रासाउंड ये अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगें और अल्ट्रासाउंड वाली तरंगें कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य, यानी सीधी रेखा में गमन करती हैं, गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फोटोमीटर का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर, फोटो मतलब फिजिक्स में फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो से बनना है फोटोन, फोटोन काम करता है प्रकाश का, यानी लाइट का। तो जहाँ पर ये लाइट दिख जाए तो समझ लो भाई आंसर। घनत्व, विभवांतर, प्रकाश की तीव्रता, ये आंसर हो जाएगा। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता निर्धारित करने के लिए काम करता है। विभवांतर को मापने के लिए अपन वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, विभवांतर नापने के लिए, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज़। और बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब और उन्नतांश को मापता है। बैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? वायुमंडलीय दाब के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी द्रव पदार्थ के घनत्व, डेंसिटी मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसको हम हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश की किरण होती है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। सबसे कम पूछी जाए तो वायलेट की हो जाएगी। ये कम हो जाएगी, ये हो जाएगी अधिक। तो अभी राइट आंसर कौन सा है अपना? इस वाले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा हमारा वायलेट, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश की लाल किरण। प्रकाश की लाल किरण में एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश की लाल किरण में दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम आवृत्ति होती है। अब जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसमें आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। लाल वह प्रकाश है जो कम से कम विकिरणित होता है, विकिरणित, इसी वजह से जो रेड लाइट होती हैं, जो रेड लाइट्स होती हैं वो कम जो लाल कलर की बनाई जाती हैं, क्योंकि ये कम से कम विकिरणित हो पाए, मतलब इन फैलाव कम हो इनका। जो लाल कलर होता है वो कम फैलता है, एक इकट्ठा रहता है, इस वजह से जो लाइट हैं वो रेड कलर की बनाई जाती हैं। गाड़ी वगैरह में जो बैक लाइट होती हैं, देखते होंगे आप। प्रकाश की वायलेट किरण में एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश की वायलेट किरण में एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अधिकतम आवृत्ति होती है।
बैगनी वह रोशनी है जो सबसे ज़्यादा विकिरणित होती है, सबसे ज़्यादा फैल जाती है। काला रंग अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जो ब्लैक कलर होता है, सारे कलर हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ब्लैक कलर की कोई पट्टी है, उस पर कोई कलर गिराओगे तो वो क्या कर लेगा, ब्लैक ही दिखेगा। सफ़ेद रंग होता है, जैसा रंग आप डालेंगे वैसे ही उसी कलर का रंग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देता है। अभी जो अपना क्वेश्चन दिया था पीछे की तरफ, वो भी देख लेते हैं। अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन है। जब भी एक किसी कोण पर विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से यात्रा करता है तो एक प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है। वही अभी मैंने बताया था, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से मान लो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा। उदाहरण के रूप में पानी में हवा द्वारा यात्रा करना। तो हवा से अगर आप आ रहे हैं, हवा से आ रहे हैं, यहाँ से रे है ये और पानी में जा रहे हैं। पानी कैसा माध्यम होगा, हवा से तो सघन होगा, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था इधर, इधर से आई, इधर जाना चाहिए था, और लेकिन गई किधर, नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसी में होता है प्रकीर्णन। एक प्रकीर्णन भी इसी का एक और रहता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन रहता है फैलाव। जहाँ पर जैसे आकाश है, नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला होना ये प्रकीर्णन का ही इफेक्ट है, फैल जाना। एक होता है आकाश का नीला होना। इसी में एक आता है विक्षेपण। एक रहता है विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म से एक लाइट सफ़ेद कलर की गिराई, ठीक है, वाइट लाइट अगर हम पास कराते हैं तो ये अपने 7 कलर में टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर में ये टूट जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं विक्षेपण, डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब थर्ड जो प्रैक्टिस सेट है अपना, अगले बार में देखें।